नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का अपना टॉपिक है कोड रूल्स। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डीबीएमएस को किस प्रकार से एक स्टैंडर्ड के रूप में देखा जाता है, किस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो एक डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़ को किस प्रकार से देखता है, किस प्रकार से वो प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है ना, क्योंकि कोड जो एक कोड पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये रूल्स दिए थे। तो उसने जो 12 रूल्स बताए थे, उन 12 रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई डीबीएमएस उन 12 रूल्स को फॉलो करती है ना, इसका मतलब वो कंप्लीटली क्या है, उस डीबीएमएस को कंप्लीटली अपने लीगल या मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं फिलअप की जाती है तो उसको अपने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं कह सकते। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको अपने वन बाय वन आज स्टडी करेंगे। देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, किसने रूल दिए थे और क्यों दिए थे। ओके, डॉक्टर एगर एफ कोड, ये इसका नाम था। आफ्टर हिज extensive research on the relational model of database systems come up with 12 rules of his own। यानी रिसर्च की थी उसने रिलेशनल मॉडल्स के ऊपर, और रिलेशनल मॉडल्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद वो अपने 12 रूल्स के साथ इंडस्ट्री के अंदर आए थे कि ये 12 रूल्स अगर कोई डीबीएमएस फॉलो करती है तो उसको अपने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं, है ना, उसको हम रिलेशनल मॉडल मान सकते हैं। विच अकॉर्डिंग टू हिम ए डेटाबेस मस्ट ओबे। ठीक है, यानी प्रत्येक डेटाबेस को इनको फॉलो करना जरूरी है। ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना या पालन करना होता है। इन ऑर्डर टू बी रिगार्डेड एज ए ट्रू रिलेशनल डेटाबेस। अगर किसी डेटाबेस सिस्टम को वास्तव में एक रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के रूप में स्टैब्लिश होना है तो इन 12 रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। इन 12 रूल्स का पालन करना बहुत जरूरी है। और ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस पे यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। दीज रूल्स कैन बी applied on any database system that manages stored data using only its relational capabilities। यानी ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं, और जो भी डेटाबेस डेटा को मैनेज करने का, स्टोर करने का काम करता है इन रिलेशनल फॉर्म। दिस इज ए फाउंडेशन रूल which acts as a base for all the other rules। ठीक है, ये एक बेसिक फाउंडेशन रूल है। ठीक है, अपने रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या रूल्स हैं, देखो। फर्स्ट रूल है इंफॉर्मेशन रूल। ठीक है, इंफॉर्मेशन रूल कोड रूल के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आता है। देखो, इंफॉर्मेशन रूल हमें क्या सिखाता है, क्या पालन करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को किस चीज का पालन करने के लिए ये आइडेंटिफाई करता है। द डेटा स्टोर्ड इन ए डेटाबेस मे इट बी यूजर डेटा और मेटा डेटा। यानी डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर है वो या तो कोई यूजर डेटा हो सकता है या मेटा डेटा हो सकता है। ये चीज हमने पहले ही पढ़ी है इंट्रोडक्शन के अंदर। यूजर डेटा क्या होता है, मेटा डेटा क्या होता है। ठीक है, मस्ट बी ए वैल्यू ऑफ सम टेबल सेल्स। चाहे वो यूजर डेटा हो चाहे वो मेटा डेटा हो, स्टोर किस में होना है,
स्टोर टेबल्स के फॉर्म में होना है, टेबल की सेल यानी रो के रूप में, जिसको अपने टपल या रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इन ए डेटाबेस मस्ट बी स्टोर्ड इन ए टेबल फॉर्मेट। ये एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन रूल क्या कहता है कि डेटाबेस के अंदर जो भी स्टोर हो, ठीक है, वो सब टेबल की फॉर्मेट में स्टोर होना चाहिए। ये इनिशियल इंफॉर्मेशन रूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गारंटेड एक्सेस रूल, यानी जो भी डेटा स्टोर हो उसको एक्सेस करने की गारंटी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। गारंटेड एक्सेस रूल, तो देखो गारंटेड एक्सेस रूल क्या कहता है, एवरी सिंगल डेटा एलिमेंट इज गारंटेड टू बी एक्सेसिबल लॉजिकली with a combination of table name, primary key and attribute name। ठीक है, यानी कोई भी सिंगल से सिंगल एंटिटी, सिंगल से सिंगल एलिमेंट, एलिमेंट को हम वैल्यू को हम एलिमेंट बोलते हैं, ध्यान रखना, जो हमारे रियल वर्ड में वैल्यू होती है उसको हम डेटाबेस की लैंग्वेज में क्या बोल देंगे, एलिमेंट बोल देंगे। इज गारंटीड टू बी एक्सेसिबल, यानी ये गारंटी है कि उसको एक्सेस किया जाएगा लॉजिकली विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी जब लॉजिकली हम एक्सेस करेंगे तो हमें एक्सेस करने के लिए क्या क्या चाहिए। देखो एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीजें चाहिए। क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल नेम, एक तो आपको टेबल नेम बताना पड़ेगा कि टेबल का नेम क्या है जिस टेबल जिससे आप डेटा एक्सेस करना चाहते हो। दूसरा प्राइमरी की, यानी जो रो की वैल्यू है आप किस बेस पे आप सर्च कर रहे हो। एट्रीब्यूट नेम और कौन कौन से कॉलम, जैसे मान लो स्टूडेंट की बात करो तो स्टूडेंट की तो बहुत सारी डिटेल होती है, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, प्रीवियस स्कूल का नेम, एड्रेस, फोन नंबर, है ना, बहुत सारे 12th के मान लो प्रीवियस के परसेंटेज, ऐसे ऐसे बहुत सारी डिटेल हो सकते हैं। बट जरूरी नहीं है कि हमें हर टाइम सभी के सभी डिटेल्स को एक्सेस करना। तो यहाँ पे आप कॉलम का नेम दे सकते हो कि भैया मुझे तो रोल नंबर, नेम और उसका फादर नेम, ये तीन ही चीजें चाहिए। तो यहाँ पे आप कॉलम नेम्स जो है वेरीफाई करते हैं, यानी जो भी डिटेल आपको चाहिए उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा किस किस का, टेबल नेम, रो वैल्यू जो प्राइमरी की के रूप में होती है, और एट्रीब्यूट नेम जो कॉलम्स के रूप में होती है। ओके, नो अदर मीन्स such as pointers can be used to access data। ठीक है, कुछ पॉइंटर्स से भी डेटा को क्या एक्सेस किया जा सकता है। मेरे तो में कटा हुआ है, चालू माइक बंद करो। मैंने ऑफ कर दिया है, बीच बीच में ऑन कर लेते हैं चलते चलते। ओके, तो अपने देखो गारंटेड एक्सेस में मेनली यही चीज है कि जिस वैल्यू के लिए हम एक्सेस करना चाहते हैं वो वैल्यू हमें एक्सेस के रूप में प्रोवाइड की जाए। ठीक है, बस ये गारंटेड एक्सेस रूल का फंडा है। नेक्स्ट थर्ड रूल आता है आपका सिमेंटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। इसमें क्या किया जाता है भैया, इसमें इस चीज को अश्योर किया जाता है कि जो भी नल वैल्यूज हो, यानी जो भी आप वैल्यूज ब्लैंक छोड़ देते हो किसी कॉलम की, ठीक है, उनको किस प्रकार से हैंडल किया जाना। ठीक है, ये भी एक रूल्स है, ये भी एक रूल है। सिमेंटिक ट्रीटमेंट यानी एक सिस्टमेटिक ढंग से नल वैल्यूज को हैंडल किया जाता है। कैसे हैंडल किया जाता है, The null values in a database must be given a semantic and uniform treatment, यानी सिस्टमेटिक और पर्टिकुलर वे के अंदर, पर्टिकुलर एक वे में इसको ट्रीट किया जाता है। This is a very important rule because a null can be interpreted as one the following। किस प्रकार से इंटरप्रिटेट किया जा सकता है, देखो, डेटा इज मिसिंग, अगर कहीं नल वैल्यू है
आपके कॉलम में आपने कॉलम खाली छोड़ रखा है, उसमें आपने नल नहीं लिखा, मान लो खाली छोड़ दी, उस कंडीशन में डेटाबेस के अंदर कुछ सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं? या तो ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि यहाँ से कुछ डेटा मिस हो गया, किसी ने डेटा चोरी कर लिया, किसी ने डेटा डिलीट कर दिया, है ना, ऐसा हो सकता है। डेटा इज नॉट नोन, या डेटा का पता नहीं है कि क्या डेटा है, और डेटा इज नॉट एप्लीकेबल, और डेटा एप्लीकेबल नहीं है। तो इस टाइप के कुछ सिचुएशंस जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो इनको हैंडल करने के लिए सिंपली डेटाबेस क्या करता है, जैसे आप कॉलम को खाली छोड़ते हो, अपनी तरफ से नल को पुट कर देता है, यानी इस कॉलम के अंदर कोई वैल्यू नहीं रखी गई। ठीक है, तो ये सिमेंटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज, ये आपका थर्ड रूल है जो कोड के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आपका रूल है एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग। ठीक है, एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग के अंदर मेनली देखो क्या है, एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग के अंदर हम कुछ सर्विसेज या कुछ एप्लीकेशंस और डेटा का एक पर्टिकुलर मेन्यू डिजाइन करते हैं, यहाँ पे एक कैटलॉग बनाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से देखो, द स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटायर डेटाबेस मस्ट बी स्टोर्ड इन एन ऑनलाइन कैटलॉग। जिस प्रकार से बुक की इंडेक्स होती है, वो भी क्या होता है, कैटलॉग ही होता है। नोन एज डेटा डिक्शनरी, जिसको हम डेटा डिक्शनरी बोलते हैं, जहां पे हम मेटा डेटा स्टोर करते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, हमने फैमिली का एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पे जब आपकी कोई चीज आपकी गुम हो जाती है घर में, या मान लो आप खुद ही रख के भूल जाते हो, या कुछ मिलता नहीं है आपको, तो आप सबसे पहले किसको बोलते हो? मदर को, है ना। मेरी ये वो चीज कहाँ है, मेरे वो कपड़े कहाँ है, मेरा वो बुक कहाँ है। इवन रखते आप हो, फिर भी किससे पूछते हो? मदर से पूछते हो जब नहीं मिलती, क्योंकि उनको हर चीज का आइडिया रहता है घर के अंदर कि कौन सी चीज कहाँ रखी हो सकती है, और आप भी किसी चीज को अगर रख रहे हो तो कहाँ रख सकते हो, है ना। तो बेसिकली एक फैमिली के टर्म में हम देखें तो मदर जो है वो हमारे पूरे घर की डेटा डिक्शनरी होती है। उनको हर चीज का पता रहता है, हर डेटा की इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी। सेम ऐसे ही डेटाबेस के अंदर डेटा डिक्शनरी होती है, जो कि मेटा डेटा को स्टोर करती है। उसको पता होता है कि कौन सा डेटा कहाँ पे पड़ा है। तो ये एक ऑनलाइन कैटलॉग के रूप में काम करते हैं, विच कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑथोराइज्ड यूजर्स, जो कि केवल ऑथोराइज्ड यूजर्स के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है डेटा डिक्शनरी को। Okay, users can use the same query language to access the catalog which they use to access the database itself. यानी जो डेटा डिक्शनरी है वो भी उसी लैंग्वेजेस की क्वेरीज से एक्सेस किया जाता है जिस लैंग्वेज में आप डेटाबेस को एक्सेस करते हो। बट डेटा डिक्शनरी को एक्सेस की शायद सबको एक्सेस प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है ना। तो यहाँ पे आप मेनली एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग का मतलब यही है कि एक ऐसी एक एक्टिव लिस्ट या एक्टिव मेन्यू रहे जो फटाफट डेटाबेस के अंदर से डेटा को सर्च करके और आपको प्रोवाइड करे। ठीक है, नेक्स्ट आपका रूल है कॉम्प्रहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। ठीक है, ये मेनली अपना लैंग्वेजेस बेस्ड रूल है, किस प्रकार से हम लैंग्वेज सपोर्ट इसके अंदर यूज करते हैं, क्या लैंग्वेजेस का रोल रहता है, किस टाइप के लैंग्वेजेस हमें यूज करनी चाहिए, और क्या पर्टिकुलर लैंग्वेज इसके अंदर वर्क कर पाती है। ठीक है, ए डेटाबेस कैन ओनली बी एक्सेस्ड यूजिंग ए लैंग्वेज हैविंग लीनियर सिंटैक्स that support data definition, data manipulation and transaction management operations। यानी किसी भी डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज को तो यूज करना पड़ेगा।
कि किसी बुक को पढ़ने के लिए भी हमें लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। अगर वो बुक हिंदी में छपी हुई है तो हमें हिंदी आनी चाहिए, अगर वो इंग्लिश के अंदर रिटर्न की गई है तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए, तभी हम उसके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे जो भी डेटाबेस है उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट तो रहेगी, ठीक है। सॉरी। तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके अंदर लीनियर सिंटैक्स सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जिसके अंदर डेटा डेफिनेशन से रिलेटेड ऑपरेशन सपोर्ट किए जाए, डेटा मैनिपुलेशन से रिलेटेड ऑपरेशंस को सपोर्ट किया जाए, और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑपरेशंस को सपोर्ट किया जाए। इनकी मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपसे चर्चा की थी कि डेटा डेफिनेशन क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं आप लोग ने अटेंड किया तो आप वीडियो एक्सेस कर लेना, जो आपने गूगल क्लासरूम पे मैंने लिंक डाला हुआ है, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर लेना इसको। एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ऑपरेशंस, ओके। दिस लैंग्वेज कैन बी यूज्ड डायरेक्टली और बाय मींस ऑफ सम एप्लीकेशन। ये जो लैंग्वेज है ये मेनली या तो डायरेक्टली यूज की जा सकती है, ठीक है, या कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के द्वारा यूज की जा सकती है। जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की जो चर्चा की थी, जैसे आप रेलवे की टिकट जो है वो रेलवे की डेटाबेस पे आप पेटीएम, फोन पे या फिर रेलवे की जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उनके द्वारा भी आप बुक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप डेटाबेस से जुड़ रहे हो, तो वो एप्लीकेशंस के द्वारा आप जुड़ रहे हो, वहां पे आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज कर रहे हो जो आपको वहां पे एक इंटरफेस दे रहे हैं, ठीक है, उनको अपना एप्लीकेशंस कह सकते हैं, वो आपको इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। If the database allows access to data without any help of this language, then it is considered as violation. अगर कोई डेटाबेस आपको विदाउट एनी लैंग्वेजेस के हेल्प के एक्सेस प्रोवाइड करवा रहा है, इसका मतलब वहां पे इस रूल को वायलेट किया जा रहा है, इसका मतलब वो आपका प्रॉपर डेटाबेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्यू अपडेटिंग रूल। देखो, व्यू अपडेटिंग के अंदर मेनली क्या आता है, मेनली इसके अंदर हम पर्टिकुलर जो एक स्कीमा होती है, एक टेबल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है या लॉजिकल और फिजिकल स्कीमाज होती है, उनमें अगर हम व्यू के अंदर कुछ अपडेशन करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, देन ये रूल हमारे काम आता है। देखो क्या है, ऑल द व्यूज ऑफ ए डेटाबेस, यानी डेटाबेस के सभी व्यू, ठीक है। व्यू आप देखोगे इसके अंदर व्यू आपका जस्ट टेबल की तरह ही होता है, जैसे हम टेबल को क्रिएट करते हैं उसी प्रकार हम व्यू को क्रिएट करते हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो व्यू को जब आप डेटाबेस के अंदर ऑल द व्यूज ऑफ ए डेटाबेस व्हिच कैन थ्योरेटिकली बी अपडेटेड मस्ट आल्सो बी अपडेटेबल बाय द सिस्टम, यानी जो अपडेट किया जाता है थ्योरेटिकली उसी प्रकार उसको सिस्टम के द्वारा भी अपडेट किया जाना चाहिए, है ना। जिस प्रकार हम टेबल को पर्टिकुलर हम अपडेट कर लेते हैं, हमारे मान लो नोटबुक के अंदर कोई टेबल बनाई है, हम उसको इजीली अपडेट कर सकते हैं, तो उसी प्रकार हमारे पास फैसिलिटीज हो कि हम उसको डेटाबेस के अंदर भी अपडेट कर पाए, है ना। नेक्स्ट है आपका हाई लेवल इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट रूल, ठीक है। तो मेनली किस प्रकार से इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस को हाई लेवल डेटाबेसेस के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तो मेनली ये रूल देखो क्या कहता है, ए डेटाबेस मस्ट सपोर्ट हाई लेवल इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन, यानी प्रत्येक डेटाबेस के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन को एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम सपोर्ट करना चाहिए, और किसी भी लेवल के डेटा के लिए, है ना।
हर टाइप के हर कैटेगरी के डेटा को अपडेट करने, उसमें नया कुछ इंसर्ट करने या डिलीट करने की फैसिलिटी डेटाबेस के द्वारा प्रोवाइड की जानी चाहिए। दिस मस्ट नॉट बी लिमिटेड टू ए सिंगल रो, और ये भी ध्यान रखना है कि ये केवल एक रो तक सीमित नहीं होना चाहिए कि हम केवल एक ही रो इंसर्ट अपडेट या डिलीट कर सकते हैं। नहीं, हम मल्टीपल रो को इंसर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल रो को डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल रो को अपडेट कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी डेटाबेस के द्वारा प्रोवाइड की जानी चाहिए। ओके, दैट इज इट मस्ट also support union, intersection and minus operations to yield sets of data records। यानी इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन के साथ साथ यहाँ पे यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस ऑपरेशंस भी एक्सेप्ट किए जाने चाहिए, है ना। यूनियन आप समझते हो, यूनियन मतलब आपका दो, अगर किसी भी सेट के ऊपर अगर आप यूनियन परफॉर्म करते हो, वैसे तो आपके इस बार डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है तो आप सेट रिलेशन फंक्शन उसमें पढ़ोगे, तो आप यूनियन, इंटरसेक्शन ये सब पढ़ने वाले हो, माइनस, क्रॉस प्रोडक्ट सब पढ़ोगे। बट मैं एक बार जनरली बता देता हूँ, यूनियन अगर दो सेट, मान लो एक सेट के अंदर 1 2 3 है और दूसरे सेट के अंदर मान लो 3 4 5 है, तो इनका अगर दोनों का यूनियन करोगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन करोगे तो केवल जो कॉमन है वो लिया जाएगा, यानी 3 लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूनियन और इंटरसेक्शन यूज करते हैं। अगर माइनस लोगे तो a माइनस बी करोगे तो b के अलावा a में जो भी है वो आ जाएगा, और b माइनस a करोगे तो a के अलावा b में जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, अब उसमें इसको डिस्कस कर लेना। वैसे इसमें भी जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे तो मैं जॉइन वगैरह आपको पढ़ाऊंगा, तो और जॉइन के साथ साथ अपने रिलेशनल अलजेब्रा है, तो रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर भी बिल्कुल हम ये यूनियन वगैरह पढ़ने वाले हैं। तो ये ऑपरेशंस जो है वो डेटाबेस के द्वारा सपोर्ट किए जाने चाहिए। नेक्स्ट रूल, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में कल के लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे। डेटाबेस के द्वारा ऐसी फैसिलिटी दी जानी चाहिए कि डेटाबेस में कोई भी डेटा हम डिलीट करें, कोई भी डेटा हम अपडेट करें, उससे डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसी को हम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं। यानी एक डेटा को डिलीट करने, अपडेट करने से किसी दूसरे डेटा के फिजिकल स्कीमा के अंदर कोई डिफरेंस या कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। द डेटा स्टोर्ड इन ए डेटाबेस मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशंस दैट एक्सेस द डेटाबेस, है ना। इसमें सब कुछ एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। Any change in the physical structure of a database must not have any impact on how the data is being accessed by external applications। यानी किसी भी डेटा को एक्सेस करने से किसी दूसरे डेटा को बिल्कुल भी महसूस भी नहीं होना चाहिए, फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इसकी भी कल हमने बात की थी, है ना। सेम डेफिनेशन है, बट यहाँ पे ये आ जाएगा, किसी भी डेटा को डिलीट या अपडेट करने से किसी दूसरे डेटा के लॉजिकल स्कीमा में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये क्या कहता है, द लॉजिकल डेटा इज ए डेटाबेस मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूजर्स व्यू। यानी यूजर लेवल जो एप्लीकेशंस होती हैं उनका इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। Any change in logical data must not affect the applications using it। यानी कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी दूसरे डेटा में चेंज करने से। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 tables आर मर्ज्ड, अगर मान लो 2 टेबल को हम मर्ज करते हैं और 1 इज स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट टेबल्स, और मान लो किसी एक टेबल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, देयर शुड बी नो इम्पैक्ट और चेंज ऑन द यूजर एप्लीकेशन। उसका यूजर एप्लीकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट रूल इन टू अप्लाई, है ना। तो प्रत्येक डीबीएमएस को ये रूल फॉलो करना भी नेसेसरी होता है। ओके, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। तो इसके बारे में भी आपने कल एडवांटेज के अंदर ऑब्वियसली डिस्कस किया था इंटीग्रिटी के बारे में। तो मेनली इंटीग्रिटी भी प्रत्येक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा फॉलो किया जाना जरूरी है ना। every DBMS assures that follow integrity rules. A database must be independent of the application that uses it. यानी प्रत्येक जो डेटाबेस है उसको इंडिपेंडेंसी का ध्यान रखना जरूरी होता है, ठीक है। जो भी एप्लीकेशंस है उन पे बिल्कुल भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ऑल इट्स इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कैन बी इंडिपेंडेंटली मॉडिफाइड विदाउट द नीड ऑफ एनी चेंज इन द एप्लीकेशंस। अगर कुछ हमें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स या इंटीग्रिटी रूल्स के अंदर चेंजेस करने, तो चेंजेस करते टाइम एप्लीकेशंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। रूल्स को इस प्रकार से बनाना चाहिए। This rule makes a database independent of the front end application and its interface. यानी यहाँ पे मेनली नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। उसमें आप देखोगे कि जो यूजर इंटरफेस होता है वो बिल्कुल सेपरेट होता है, और जो लॉजिकल जो इंटरफेस होता है जिसको अपने इंटरनल स्कीमा बोलते हैं वो बिल्कुल अलग होता है इंटरनल लेवल। कहने का मतलब ये है कि इंटरनल लेवल के अंदर जो भी चेंजेस किए जाते हैं उसका कोई भी इफेक्ट आपके यूजर लेवल या जो भी एप्लीकेशन लेवल है जहां भी यूजर कनेक्टेड होते हैं उस पर नहीं करना चाहिए। इंटरनल जो भी चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। तो यही मेनली इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस का काम होता है, इसको भी फॉलो करना जरूरी होता है। नेक्स्ट अपना है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप समझ सकते हो, पर्टिकुलर सर्विस को अलग अलग नोड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना। द एंड यूजर मस्ट नॉट बी एबल टू सी, यानी जो भी यूजर्स कनेक्टेड होते हैं वो ये चीज नहीं देख सकते हैं। क्या नहीं देख सकते हैं? दैट द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वेरियस लोकेशंस, कि जो डेटा है वो अलग अलग लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये कौन नहीं देख सकता? जो एक्सेस करता है वो नहीं देख सकता, जो यूजर्स है वो नहीं देख सकते, है ना। हम बैंक का डेटा या हम रेलवे का डेटा एक्सेस करते हैं तो हमें नहीं पता कि डेटा कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेटा कहाँ कहाँ स्टोर्ड है ना। हमें कोई मतलब नहीं उससे, और ना ही हम उसको देख सकते हैं। यूजर शुड ऑलवेज गेट the impression that the data is located at one site only. यूजर को हमेशा ऐसा ही लगता है कि जितना भी डेटा है सारा का सारा एक ही जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। इसी को डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस बोलते हैं। दिस रूल हैज बीन रिगार्डेड एज द फाउंडेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स। हम लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, तो मेनली उसका जो हमारा फाउंडेशन है वो यही है, यही वाला रूल है जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को आगे बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल की अपने बात करते हैं, नॉन सबवर्जन रूल, ठीक है। यानी इसके अंदर सबवर्जन जो है वो नहीं होने चाहिए। इफ ए सिस्टम हैज एन इंटरफेस दैट प्रोवाइड एक्सेस टू लो लेवल रिकॉर्ड्स, then the interface must not be able to subvert the system and bypass security and integrity constraints. देखो सबवर्जन नॉन सबवर्जन रूल का मतलब ये कि जो भी आपका डेटाबेस है वो पर्टिकुलर खुद इंटरफेस प्रोवाइड करवाए, उसमें अगर
आप उसकी सबवर्जन्स को यूज करोगे इंटरफेस प्रोवाइड करवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक लो लेवल एक्सेस वहां पे देखने को मिलेगा रिकॉर्ड्स के लिए, और वो लो लेवल जो एक्सेस है वो कहीं ना कहीं इंटरफेस को खराब करेगा, और उससे क्या है कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, क्योंकि डेटा जो है वो वहाँ पे बाईपास एक्सेस किया जा सकता है, तो जो सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है उनको वहाँ पे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पर्टिकुलर जो कोड रूल थे जो कि एक डेटाबेस को पर्टिकुलर एक डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम होने का प्रमाण पत्र देते हैं। ठीक है, प्रत्येक डेटाबेस सिस्टम को इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी होता है, तभी वो एक सिक्योर और एक ट्रस्टेबल डेटाबेस सिस्टम माना जा सकता है। अदरवाइज वो डेटाबेस सिस्टम ट्रस्टेबल नहीं है जो इन 12 रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में इतना ही। ये 12 रूल आप एक बार और स्टडी कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पूरे डीबीएमएस के अंदर काम आएंगे। और वन थिंग और, हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।